हिंद ऑफिसर्स में बॉबी सैनी आपका स्वागत करता हूं बॉबी सैनी लेक्चर्स के एक और मस्त और बेहतर वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वह क्लास 10th मैथ से रिलेटिव है, ठीक दोस्तों। और दोस्तों यह जो हमारा टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों यह जो प्रश्न है ना वो पिछले 10 साल के आप पेपर उठा के देख लीजिए, आपको हर साल पेपर में मिलेगा। और दोस्तों यह जो हमारा प्रश्न है वो हर साल 5 नंबर में पूछा भी जाता है दोस्तों। तो इसलिए इस प्रश्न को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। यह जो प्रश्न देखो कोई भारी नहीं है, बिल्कुल एकदम हल्का टॉपिक है। और आज वो भी भैया आपको एकदम बेसिक से कराएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों यह जो हमारा टॉपिक है वो वास्तविक संख्या चैप्टर से लिया गया है, जो कि हमारे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों हमें देखो टॉपिक का नाम क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो भी एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों देखो इस टॉपिक को सिद्ध करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि दोस्तों इस टॉपिक को आप अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आप बोर्ड एग्जाम 2024 देने बैठोगे मैथ का तो आपको यह जो प्रश्न होगा, देखो बस इसमें संख्या चेंज हो सकती है। देखो जैसे यहाँ 5 संख्या दे रखी है तो मान लो यहाँ √3 दे दे, √2 भी दे सकता है या √7। केवल 5, 3, 2, 7 केवल इन 4 संख्याओं में से एक संख्या वो देगा आपको और आपको सिद्ध करने को कह देगा। पर आपको बस वो भी भैया का यह जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट आपको कैप्सूल बताए जाएंगे, आपको केवल बेध्यान रखने हैं और आप कोई से भी टॉपिक को एकदम सरल तरीके से कर लोगे, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों बिना देरी के आप टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक जैसे दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों मैं अगर अपने आप से मान लूँ कि जो √5 है, अगर हम मान लें कि जो √5 है वो एक परिमेय संख्या मान लूँ मैं, तो जो √5 जब मैं परिमेय संख्या मान लूँगा तो ये बराबर परिमेय के होगा। परिमेय के होगा नहीं होगा, मतलब क्या कि अगर मैं मान लूँ कि जो 5 रुपये हैं वे 5 रुपये बराबर के 4 + 1 रुपये के ना होने के, क्योंकि 4 + 1 भी तो 5 होंगे। तो ठीक इसी प्रकार अगर मैं मान लूँ कि जो √5 है वो बराबर, अगर मैं परिमेय संख्या के मान लूँ तो परिमेय संख्या तो हमारी P/Q के फॉर्म में होती है, ठीक दोस्तों। अब जब मैंने मान लिया कि √5 जो वो परिमेय संख्या है तो बराबर होगी P/Q के। तो देखो किस प्रकार, देखो दोस्तों हमने क्या लिखा कि मानना कि जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है, और जब √5 एक परिमेय संख्या है तो क्या ये P/Q के बराबर नहीं होने की? बिल्कुल होगी। तो दोस्तों जहां ये जो P और Q है वे सह अभाज्य संख्या होती है। अब गैस आप सोच भी रहे होंगे और बहुत से बच्चों के दिमाग में भी होगा कि आखिरकार सह अभाज्य संख्या क्या होती है। तो दोस्तों अगर मैं बताऊं तो सह अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिन संख्या में से कोई कॉमन पार्ट नहीं लिया जा सकता। अब किस प्रकार, देखो आपको एकदम बेसिक से समझाएंगे हम। तो देखो क्या है कि मान लो पहली संख्या अगर हमें 1 दे रखी हो, दूसरी संख्या 2 दे रखी, क्या मैं इसमें से 1 के अलावा कुछ कॉमन ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। तो दोस्तों ये भी हमारी क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अगर इसी प्रकार 2, 3 दे दे तो क्या मैं इनमें से कॉमन कुछ ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, केवल 1 के अलावा। तो दोस्तों यह भी हमारी क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अगर मैं गाइस कह दूं कि 2, 4 क्या मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूं 1 के अलावा? हाँ गाइस मैं इसमें से 2 भी कॉमन ले सकता हूं। क्या यह अभाज्य संख्या? नहीं। तो इस प्रकार की संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है, सह अभाज्य संख्या, ठीक दोस्तों। तो जहाँ P और Q हमारी सह अभाज्य संख्या होती है, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता भी चल गया होगा कि आखिरकार हमारी जो सह अभाज्य संख्या है क्या होती है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों हमने मान लिया कि ये बराबर इसके है, यानी कि जो √5 है वो बराबर परिमेय संख्या के। अब मैं देखो आपको कुछ कैप्सूल बताऊंगा स्टेप टू स्टेप वाइज। तो आपको स्टेप नंबर 1 ध्यान रखना है। स्टेप 1 कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। यो जो हमें दे रखा है मान जो हमारा आया P/Q बराबर √5, इसमें हमें दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। तो मैं कर देता हूँ। आपको वो भैया के कैप्सूल याद जरूर रखने हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो गाइस अगर मैंने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो देखो P² हो जाएगा Q² हो जाएगा, यानी कि P/Q का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर √5 का वर्ग,
देखो गाइस √5 का वर्ग, देखो √5 है और √5 का अगर मैं वर्ग कर दूं तो बराबर 5 क्या होगा, किस प्रकार, यानी कि जो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यानी कि 5 की पावर 1/2 ऑलरेडी थी और इसकी पावर 2 और चढ़ गई, यानी कि वर्ग कर दिया तो इस पावर 2 से पावर 2 कर दिया और शेष हमारा कितना बचा 5। तो गाइस √5 का वर्ग जो वो केवल 5 होगा। ठीक दोस्तों, अब देखो अगर मैं क्या करूं, इस क्यू को मैं इधर ले जाऊं और इस 5 को मैं इधर ले आऊं, यानी कि इस 5 को तो मैं गाइस इधर ले आता हूं और इस क्यू को मैं इधर ले जाता हूं, ले जा सकता हूं मैं। तो देखो किस प्रकार, देयर इम्प्लाई दैट p² अपॉन जो 5 यहाँ बटे में आ गया 5 और बराबर गाइस आ गया हमारा आ गया जो q²। अब यहाँ से इस कंडीशन को देखकर हम क्या कह सकते हैं कि अतः कि जो p² में 5 का भाग जाता है, अतः p² में 5 का भाग जाता है। देखो आपको दिख भी रहा होगा कि p² तो हमारा अंश है और हर से इसमें हर हमारा 5 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो p² है उस p² में 5 का भाग जाता है। तब p में भी 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। अब देखो किस प्रकार आपको एकदम मक्खन टॉपिक से करवाऊंगा, एकदम जैसे कि आपने थंबनेल देखा भी होगा। यह मैं जो टॉपिक कराऊंगा ना आपको मरते दम तक याद रहेगा। देखो किस प्रकार, मान लो अगर मैं देखो अपने आप से मान लेता हूं कि p का मान 10 होगा, मैं अपने आप से मान लिया, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मानना कि p का मान जो वो 10 होगा। अगर मैं 10 का मैं वर्ग कर दूं तो गाइस 10 का वर्ग आप कह दोगे कि 100 होता है, तो 100 होगा। और 100 और बटे 5 मैंने जो 10 मानना ना, 10 मान लिया मैंने p बराबर 10 है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो जब p बराबर 10 था और इससे अगर मैं p का स्क्वायर कर दूं तो इधर 10 का भी स्क्वायर होगा और 10 का स्क्वायर कितना होता है गाइस 100। अगर मैं देखता हूं कि जो 5 से 100 में तो भाग चली जाती है, देखो गाइस 5 दूना के 10 और एक हमारा 0 बचा यानी कि 20 बार। तो हम क्या कह सकते हैं कि p² में तो भाग जा रही है 5 से, तो ठीक इसी प्रकार p में भी जाएगी। देखो मैंने बताया कि अतः p² में 5 का भाग जाता है, तब p में भी 5 का भाग जाएगा। अब देखो p का मान कितना था गाइस 10 ही तो था। अगर मैं 10 को भाग करूं 5 से तो क्या जाने का नहीं, 2 बार जाएगा क्योंकि 5 दूना के 10। तो यही कंडीशन यहाँ लग रही है कि अतः p² में अगर 5 का भाग जाता है तब p में भी 5 का भाग जाएगा, इस प्रकार। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो गया हो। आज देखो मैंने अब आपको क्या बता दिया था कि अतः जब p² में 5 का भाग जाएगा तो p में तो 5 का भाग जाएगा ही जाएगा। यो मैंने आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया। अब आपको देखो क्या करना है, आपको अपने आप से ही मान लेना है। अब देखो यहाँ से मैं एक मान और निकाल देता हूँ। अगर मैं गाइस 5 को भी इधर ले गया तो गाइस हमारा देखो p² बराबर मान आ जाएगा ना q² × 5। जो 5 इधर पहुंच गया, ठीक है, गुणा में पहुंच गया गाइस। अब देखो यहाँ से मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट भी बना देता हूँ, आपको नोट्स बनाकर चलना है। अब आपको अपने आप से मान लेना है कि माना कि p बराबर 2c मान लिया, मैंने अपने आप से मान लिया कि p बराबर जो है वो 2c है। ठीक है, अब मैं सॉरी 2c नहीं गड़बड़ होगी। मैंने p बराबर मान लिया क्योंकि गाइस हमें संख्या 5 दे रखी है तो हमें 5 ही माननी पड़ेगी। तो हमने p बराबर मान लिया गाइस 5c। ठीक दोस्तों, अब मैं यहाँ क्या कर दूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा। अब जो वो भी भैया ना ऊपर करा वही आपको यहाँ करना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक क्या, कुछ नहीं करना है, p बराबर 5c मान लेना है और दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। अगर गाइस मैं दोनों पक्षों का जब वर्ग कर दूंगा तो इधर p का भी वर्ग हो जाएगा, तो गाइस p का वर्ग p की पावर 2 और बराबर।
अब 5 का वर्ग मुझे बताओ आप कितना होता है। तो 5 का वर्ग होता है 25, तो हो जाए 25। और c का वर्ग कितना हो जाए c स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब यहाँ देखो गौर दो और ध्यान से देखना कि हमारा जो पी स्क्वायर बराबर मान आया था क्यू स्क्वायर इंटू 5, क्या आया गाइस कि पी स्क्वायर बराबर हमारा मान आया क्यू स्क्वायर इंटू 5। तो क्या गाइस मैं इस पी स्क्वायर की जगह यो मान नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूं। तो दोस्तों देखो मैं यहाँ क्या करूंगा, यो मैं मान यहाँ रख देता हूँ क्या कि क्यू स्क्वायर इंटू 5 और अपोन, इसको भी गाइस समीकरण जो वो फर्स्ट बना देना, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड, क्योंकि फर्स्ट तो हमारी पे थी, और इंटू। अब ये जो 25 इधर गुणा में था ये इधर आ जाएगा बटे में, यानी कि भाग में आ जाएगा। तो यहाँ आपको नीचे 25 लिख देना और इक्वल टू सी स्क्वायर। अब गाइस इस 5 से मैं 25 को काट दो तो 5 बार, यानी कि 5 के पहाड़े में 25 5वें नंबर पर आता है, तो गाइस 5 बार कट गया। अब देखो हमारा क्या बचा, सी स्क्वायर बराबर गाइस देखो हमारा क्या बचा, ऊपर तो हमारा गाइस क्यू स्क्वायर एस टी से बचा और नीचे बचा हमारा 5। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो लाइन मैंने आपको यह लिखवाई कि अतः पी स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तब पी में भी 5 का भाग जाएगा। तो आपको यही लाइन यहाँ लिखनी है कि अतः अब देखो पी में नहीं जा रहा है, यहाँ क्यू में जा रहा, तो क्या लिखना आपको कि क्यू स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है तब, जैसे मैंने आपको यहाँ लिखवाया था कि P में भी जाएगा, तो तब Q में भी 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर हो गया हो तो आप इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। ठीक दोस्तों, तो अब आपको देखो क्या करना है। अब देखो हमने यहाँ P बराबर कितना मानना था, 5C मानना था, तो यहाँ मैं अपने आप से क्या मान लूँ कि Q बराबर मैंने मान लिया 5D। गाइस मैंने मान लिया यहाँ Q बराबर 5D, और एक मैंने मानना था गाइस P बराबर समीकरण नंबर 2 से 5C। गाइस ये तो मानना, यहाँ तो मैंने मान लिया अपने और अपने आप से मान लिया कि Q बराबर जो वो 5D मान लिया, और हमने मानना था क्या कि P बराबर 1, हमने 5C ऑलरेडी मानना था। तो गाइस अगर मैं इन दोनों को गौर से देखूं तो क्या इनमें उभयनिष्ठ पार्ट है? उभयनिष्ठ का मतलब है गाइस कि क्या इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट है? तो आप कहेंगे कि भैया यहाँ तो कॉमन पार्ट 5 है और एक हमारा पहले से ही होगा। तो गाइस यहाँ कॉमन पार्ट जब 5 आ गया तो क्या यह हमारा कथन सही है या गलत है? गाइस यहाँ देखो समझो, एकदम बेसिक पार्ट है, और ये देखो दिमाग लगा के समझो कि देखो P और Q में देखो 5 जो वो कॉमन आ रहा, और जब 5 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो हमें क्या पता चल रहा कि यह जो हमारी P और Q वे सहवाज्य संख्या नहीं होंगी, क्योंकि सहवाज्य संख्या तो वे होती है जिनमें कॉमन नहीं आती। तो आपको क्या लिखना है कि अतः यह विरोधाभास की कल्पना हमारी स्थिति, सॉरी कल्पना को छोड़ दो, यहाँ स्थिति लिखो। अतः यह विरोधाभास की स्थिति हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है। अतः √5 एक परिमेय नहीं बल्कि, एक मिनट गाइस, बल्कि
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो आपको यह लाइन लिखनी है क्या। तो दोस्तों मैं आपको एक बार और फिर से समझा देता हूँ। देखो क्या है, हमें दिया था कि सिद्ध कीजिए कि जो रूट 5 वो एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों देखो मैंने सबसे पहले अपने आप से मान लिया कि जो रूट 5 है वो एक परिमेय संख्या है। और जब मैंने अपने आप से मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो ये P अपॉन Q के बराबर होगी। अब जब ये P अपॉन Q के बराबर होगी, जहाँ P कोमा Q जो भी सह अभाज्य संख्या थी। और गाइस आपको अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि आखिरकार सह अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक दोस्तों, तो जब हमारी ये सह अभाज्य संख्या थी, अब मैंने क्या बताया दोस्तों कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। इनमें ये जो हमें P अपॉन Q बराबर रूट 5 थी, मैंने इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, क्योंकि एक पक्ष होता एक पक्ष होता, दोनों दो पक्ष थे, तो मैंने दोनों पक्षों का यहाँ वर्ग कर दिया। तो गाइस जब मैंने वर्ग कर दिया तो P का हो गया P स्क्वायर और अपॉन Q का हो गया Q स्क्वायर और बराबर रूट 5 का वर्ग हो गया गाइस हमारा 5। अब मैंने यहाँ क्या करा गाइस, देखो इस Q को मैं इधर ले गया गुणा में और इस 5 को मैं इधर लिया भाग में। देखो इस प्रकार, और जब यो मैं यहाँ इस भाग में लिया, या मैं अगर गाइस इस 5 को इधर ही रहने देता तो P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर इंटू 5 बनता। इसको मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट बना दिया। अब देखो यहाँ से समझो कि जब हमारी कंडीशन यह आई थी तो Q स्क्वायर बराबर आई थी हमारी गाइस P स्क्वायर अपॉन 5। तो हमें यहाँ से क्या पता चल जाता कि जो P स्क्वायर है उसमें 5 का भाग जा रहा है। तो जब P स्क्वायर में ही 5 का भाग जा रहा है तो गाइस क्या 5 में नहीं जाने का, सॉरी P में 5 का भाग नहीं जाने का। देखो किस प्रकार इस एग्जाम्पल की मैंने सहायता से आपको बताया भी था कि अगर मान लो P बराबर हमें 10 दे रखा है, तो अगर मैं 10 का वर्ग कर दूं तो 10 का वर्ग 100, तो क्या 100 में 5 का भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इसी प्रकार अगर मैं 10 में 5 का भाग दूं तो 10 में 5 का भाग जाएगा, तो वो इस प्रकार जाएगा। फिर मैंने गाइस जब यहाँ तक हमने कर दिया, फिर मैंने अपने आप से माना कि P बराबर हमने 5C मान लिया। और जब मैंने P बराबर 5C मान लिया, फिर मैंने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया गाइस। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, यानी कि देखो P का वर्ग P स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 और C का वर्ग C स्क्वायर। अब जब मैंने इनका वर्ग कर दिया तो अब मैंने यहाँ क्या करा, इस 25 को मैं इधर बटे में ले आया और इस P स्क्वायर की जगह मैंने समीकरण नंबर 1 वाला मान रख दिया। अब जब मैंने गाइस यहाँ समीकरण नंबर 1 वाला यहाँ मान रख दिया तो 5 से हमारा 25 5 बार कट गया और हमारा C स्क्वायर बराबर कितना आ गया गाइस Q स्क्वायर अपन। तब फिर गाइस हमारी ये इस वाली कंडीशन बन गई कि अब यहाँ देखो Q में जा रहा, तो अतः Q स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, तब गाइस Q में भी 5 का भाग जाएगा इसी प्रकार की कंडीशन के साथ। ठीक दोस्तों, तो जब जाएगा तो मैंने अपने आप से फिर मान लिया कि क्या कि Q बराबर मैंने आपका मान लिया 5D। अब देखो गाइस मैंने एक तो मानना था Q बराबर 5D मान लिया और एक मैंने ऑलरेडी P बराबर 5C माना था। तो अगर मैं इन दोनों कंडीशनों को सेटिफाइज करता हूँ, इन दोनों कंडीशन को अगर हम देखते हैं, इन दोनों को अगर हम एक तरह से बटे में रखते हैं या इनको हम बराबर रखते हैं, तो इनमें से जो 5 है वो कॉमन आ रहा है। भाई देखो 5 जो वो कॉमन आ रहा है, और जबकि 5 यहाँ कॉमन आने नहीं चाहिए था। मतलब अगर यहाँ हमारा 5 है तो गाइस अगर हमारा यहाँ 4 ही होता तो तब यह कंडीशन सेटिफाइज होती, या यहाँ 3 होता तब यह कंडीशन हमारी सेटिफाइज होती। परंतु इसमें से 5 तो ऑलरेडी कॉमन आ रहा है, और जब वो 5 कॉमन आ रहा है तब हमारी यह जो कल्पना वो गलत साबित हुई। कि जैसे कि हम सोच रहे थे कि रूट 5 परिमेय संख्या, तो यह गलत है कि क्योंकि अगर यहाँ कॉमन पार्ट नहीं आता तो रूट 5 हमारी परिमेय संख्या होती। परंतु गाइस यहाँ देखो रूट 5 5 यहाँ कॉमन आ रहा है, तो रूट 5 हमारी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि वो परिमेय तो होने की नहीं क्योंकि कॉमन आ रहा। तो अतः यह विरोधाभास की स्थिति हमारी गलत कल्पना के कारण हुई कि अतः रूट 5 जो एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ गए होंगे और आपको यह जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया हो तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह अवश्य कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ। ठीक दोस्तों।